39 से 40 डिग्री का तापमान इस वक्त मध्य प्रदेश में चल रहा है और मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है। लेकिन ये जो गर्मी है, ये गर्मी दो तरह से है। एक तो तापमान, वातावरण की गर्मी, दूसरा सियासी गर्मी। भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर के खड़े होने के बाद यह तापमान अचानक से बढ़ गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और उनका एक शब्द, एक जुमला जो बहुत चलता है, टाइगर अभी जिंदा है। शिवराज जी, आपका स्वागत है। समय न्यूज नेटवर्क में दंगल 2019 चल रहा है। केंद्र के चुनाव को लेकर आप देख रहे हैं शहमाग का खेल, आरोप प्रत्यारोप का दौर, बयानों के तीर चल रहे हैं। ऐसे में अगर हम ये सुने कि टाइगर अभी जिंदा है मध्य प्रदेश में, तो इसे किस रूप में देखें? देखिए, मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से प्यार नहीं करता, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता से प्यार करता हूं जी। किस पद पे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। जिस भी स्थिति और हैसियत में है उसमें हम प्रदेश की जनता की सेवा करते रहें। इस सरकार का, कांग्रेस की सरकार जो यहां बनी, अल्पमत की सरकार है ये, क्योंकि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, सपा बसपा निर्दलीय जीते वो भी नहीं है। लेकिन उसके बाद जैसा रुख है इनका, ट्रांसफर को उद्योग बना दिया, किसान परेशान है, ऋण मुक्ति का वादा पूरा नहीं हुआ, बेरोजगार ठगा गया है। संबल योजना ऐसी थी जो गरीबों के कल्याण के लिए थी, सारी संबल योजना ही बंद कर दी। यहां तक कि 5,000 रुपया संबल योजना के अंतर्गत हम गरीबों को अंतिम संस्कार के लिए देते थे, वो भी बंद कर दिए। हाँ, जीने से मरने तक की व्यवस्था आपने की थी, पैदा होने से लेकर अंतिम सांस लेने तक और अंतिम संस्कार तक की जी। अब ऐसे में सब परेशान हैं। कई जगह कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। अब मैं ऐसा नहीं हूं कि ऐसे समय कहीं और किसी बंगले में जाके बैठ जाऊं। मैं लड़ूंगा मध्य प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने के लिए, जो वंद योजनाएं हैं उनको फिर से पूरी करवाने के लिए, और जो वादा किया है चुनाव के पहले कांग्रेस ने उसको निभाने के लिए। और कहीं कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक विद्वेषवश कार्रवाई होती है तो उनके साथ संघर्ष करूंगा मैं सड़कों पर। उसी संदर्भ में मैंने कहा था कि चिंता मत करो, टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा है। आपने कहा कि पैदा होने से लेकर मरने तक की योजनाएं आप सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता के लिए देखी, फिर चूक कहां हो गई? कहां चूक हुई? अरे जहां जो ऐसा है, आपने भी कहा कि गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, चुनावी गर्मी भी रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन एक रिकॉर्ड और टूट रहा है। राहुल गांधी जी झूठ बोलने के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अभी कल ही हमने देखा यू टर्न उनका, चौकीदार चोर है, और जब फटकार लगी तो बोल नहीं ऐसा तो मैं जोश में कह गया था, चोर नहीं है चौकीदार। और उसके बाद फिर चुनावी सभा में जाके उन्होंने कार्रवाई किया। इसके बाद फिर वही किया उन्होंने। राफेल पे आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश में अगर देखें तो कर्ज माफी पे उन्होंने जो झूठ बोला, गिन गिन के बोलते थे, 10 दिन में कर्ज माफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। अब देखिए विरोधाभास। राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में ढिंडोरा पीट रहे हैं कि कर्जा माफ कर दिया। कमलनाथ जी किसानों को एसएमएस कर रहे हैं, रामलाल आवेदन मिला, मैं क्या करूं, करना चाहता था, आचार संहिता लग गई, अब आचार संहिता के बाद किया जाएगा जी। एक कह रहे हैं हो गया, एक कह रहे हैं आचार संहिता के बाद किया जाएगा। आचार संहिता के बाद तो आप मौके नहीं देने वाले ना। अब आचार संहिता के बाद, आचार संहिता के बाद का मतलब यह कि कर्जा माफ नहीं हुआ। कर्जा माफ कैसे होगा? देखिए सीधी बात है, जिन बैंकों से किसानों ने कर्जा लिया उनको आप पैसे दे दो तो ही तो कर्जा माफ होगा। कर्जा है 48,000 करोड़ का, बजट में प्रावधान किया 5,000 करोड़ का, बैंकों में डाले 1,300 करोड़। अब पैसे ना धेला बटेश्वर का मेला। कह रहे हैं कर्जा माफ, कहां से कर्जा हो जाएगा? तो इस तरह के जो झूठे छलावे आए मार राहुल गांधी जी। चित्रकूट में मोबाइल बनाने की फैक्ट्री लगेगी, रोजगार दिए जाएंगे। अमेठी में तो कभी लगवा ही नहीं, मध्य प्रदेश में लगवा रहे थे। रोजगार के रंगीन वादे, 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता। अच्छा, इसलिए चौहान साहब, इसलिए नंद कुमार सिंह चौहान साहब ये कह रहे हैं कि इधर से जो है आप पुरुष डालेंगे तो उधर औरत निकल आएगी। नहीं, वो कुछ भी कहते हैं। देखिए मुझे कई बार आश्चर्य होता है, मैं तीखी आलोचना कभी नहीं करता, व्यक्तिगत हमले करने में मेरा भरोसा नहीं है जी। लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जैसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये कहते हैं कि सारे मोदी चोर हैं।
क्या मतलब, ये कौन सिखा रहा है, कौन बता रहा है? और इस सब ये लगता है कि नहीं, आपने कह दिया सारे कांग्रेसी जो है भ्रष्टाचारी हैं, और अगर इस देश से भ्रष्टाचार मिटाना है तो कांग्रेस को खत्म कर दीजिए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो जो मोडस ऑपरेंडी बीजेपी इस्तेमाल कर रही है उसी पर चल रही है। हमने कभी नहीं कहा कि सारे कांग्रेसी चोर हैं, कभी नहीं कहा। भ्रष्टाचारी हैं, हमने कभी नहीं कहा। नहीं, मोदी जी ने कहा सारे इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करना है, कांग्रेस को खत्म करना है। देखिए, मूल चीज यह है कि कांग्रेस जहां शुरू होती है, भ्रष्टाचार वहीं से शुरू होता है, उनके ऊपर के नेतृत्व से जी। और आप देखेंगे राहुल गांधी जी के कुटुंब को तो सारे के सारे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे हुए हैं, संदर्भ वो है। लेकिन मोदी तो जाति है भाई, एक मोदी नाम के जितने लोग हो, राजनीतिक दल का नाम लेना अलग प्रश्न है, और उसमें भी नेतृत्व का नाम, और आप ये कह दो कि सब चोर है किसी को। अच्छा, ये भाई साहब एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 2014 में विकास की बात हो रही थी, आपने भी विकास की बात की, इसके बाद शौचालय की हो रही थी, स्वच्छता अभियान की हो रही थी, जीडीपी की हो रही थी, आर्थिक विकास दर की बात हो रही थी, देश को तरक्की, विदेशों में नई पहचान की बात हो रही थी। ऐसा क्या हुआ है कि जैसे जैसे करीब देश के 54% जनता वोट डाल चुकी है, तो ऐसा क्या हो गया कि ये देश राष्ट्रवाद पर आकर टिक गया, ये देश हिंदू मुस्लिम पर आकर टिक गया है, ये देश, इस देश की चुनाव की चर्चा अब सिर्फ आकर टिक गई है भारत पाकिस्तान पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए 3 मुद्दे हैं चुनाव के। नंबर 1, देश का नेतृत्व कौन करेगा। जी। नेतृत्व वो करे जिसमें क्षमता हो देश को संभालने की। नरेंद्र मोदी जी का जीवन पारदर्शी प्रामाणिकता से भरा है, और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए और अब 5 साल में भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने एक नया भारत गढ़ा है, एक नए भारत का उदय हुआ है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक स्वाभिमानी भारत। नहीं, ये बात सही है, भारत की परिभाषा बदली है, बीजेपी की भी परिभाषा बदल गई, संगठन की भी परिभाषा बदल गई। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। तो मोदी जी के सामने कौन, नेतृत्व मजबूत चाहिए, और जब देखते हैं तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। राहुल गांधी 100-125 सीट पर तो कांग्रेस गंभीरता से लड़ रही, बाकी जगह कांग्रेस सही नहीं जी। यूपी जैसे राज्य में 2 सीटों पर बुआ और बबुआ ने उनको समेट दिया, तो कोई है कौन उनके मुकाबले। और जो सब मिल रहे हैं उनके भी दिल नहीं मिले, केवल हाथ मिल रहे हैं, केवल मोदी विरोध के कारण, और वो भी इसलिए कि मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, मोदी काले धन की अर्थव्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं, मोदी ईमानदारी से देश चला रहे हैं, और इसलिए मोदी नहीं होना, मोदी नहीं होना। एक सवाल है नेतृत्व का, नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं। दूसरा बड़ा प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा, एक मुद्दा है। 130 करोड़ का भारत आंखें झुका के नहीं जिएगा, स्वाभिमान के साथ सीना तान के जिएगा। आंतरिक सुरक्षा हो, बाह्य सुरक्षा हो, हम कोई समझौता नहीं करेंगे। इसलिए दृढ़ता के साथ प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। अगर पाताल में भी आतंकवादी होंगे तो घुस घुस के मारेंगे, स्पष्ट नीति है। देश के दुश्मनों से सख्ती के साथ निपटेंगे, और निपटे भी हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक और बाह्य, ये मुद्दा है, और उस मुद्दे पर तो इसके भरोसे आप सेना का भी इस्तेमाल करेंगे जी का, इसके भरोसे आप सेना और सैनिकों का भी इस्तेमाल करेंगे, कोई मुकाबला नहीं है। इसके भरोसे आप सेना और सेना के जवानों का इस्तेमाल करेंगे। नेतृत्व फैसले लेता है, परमाणु विस्फोट जैसे फैसले राजनीतिक नेतृत्व में लिए। पाकिस्तान की सीमा में घुसें तो खुली छूट दें, आप हाथ बांध दो, क्या करेंगे। और इसलिए मैं फिर कहता हूं कि जिसमें दमखम है और जिसमें साहस है वो बड़े फैसले लेता है। नरेंद्र मोदी बड़े फैसले लेते हैं, आखिर पहले ऐसे फैसले। तो आप भी ये कहेंगे कि ये मोदी की सेना है और मोदी की एयरफोर्स है? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। भारत की सेना पर हम सबको गर्व है, हमारे सैनिकों की साहस पर और वीरता पर हम गर्व करते हैं। लेकिन राजनीतिक नेतृत्व, प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण होता है। मनमोहन सिंह जी के समय जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ, क्यों ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, कोई बताए। और इसलिए देखिए, फैसला राजनीतिक नेतृत्व करता है। 1971 में युद्ध हुआ, बांग्लादेश अलग बना, अटल जी थे जिनने इंदिरा जी को महिमा मंडित करने का काम किया था। फैसले लेते हैं तो पहले राजनीतिक नेतृत्व फैसला लेता है।
मोदी जी ने फैसला लिया, मजबूत फैसला लेने का साहस है, साहस दिखाया, हिम्मत है। ठीक है। और आज भी दम से ये कहते हैं कि पाताल में भी होंगे तो ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, कोई बच नहीं पाएगा। तो योगी जी फिर सेना ये एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए। दूसरा मुद्दा सुरक्षा है और तीसरा मुद्दा देश का विकास और जनता का कल्याण है। देश के विकास का जहां तक सवाल है, चौतरफा 10 दिशाओं में विकास की मैं बात करता हूं, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वो पोर्ट कनेक्टिविटी हो। अगर मैं पूरी व्याख्या करूंगा तो समय ज्यादा लगेगा। तो वो विकास प्लस जनता का कल्याण, और जनता के कल्याण में आती है सारी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला रसोई गैस योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, आम आदमी बीमा योजना हो, जितनी भी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, हर घर शौचालय बनाने का सवाल हो, कैसे आम आदमी की जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता आए, उनकी जिंदगी खुशहाल बने, बदले, आमदनी बढ़े, किसान की आय दुगनी हो, ये सारी चीज उसमें आती है। तो इन मुद्दों को लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि योगी जी ने कहा कि मोदी जी की सेना, चुनाव आयोग ने उस पर चेतावनी दी, नाराजगी दी। योगी जी, अब अमित शाह कहते हैं कि ये मोदी जी की एयरफोर्स है। योगी जी सक्षम है अपनी बात रखने पर। हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को मुझे डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो चुनावी वातावरण में बयानबाजी हो रही, चाहे कांग्रेस के नेता करें, चाहे वो आजम खान करें, भारतीय जनता पार्टी के करें, चुनाव आयोग कहता है कि साहब हमारे पास बहुत ज्यादा शक्ति नहीं है, अधिकार नहीं है, दंतविहीन चुनाव आयोग है। क्या इस तरह की भाषा होनी चाहिए? और अगर हो रही है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग जो उचित समझे वो कार्रवाई करे, इससे कौन कोई इनकार है। मैं ये मानता हूं कि चुनाव में सामान्य शिष्टाचार रहना चाहिए, लेकिन एक तरफ से जब अति होती है तो दूसरी तरफ से जवाब होते हैं, उसमें संयम होना चाहिए। मध्य प्रदेश शांति का टापू है और आपने जो शासन किया, आप जो सरकार में रहे, आपकी छवि वाकई सांप्रदायिक सद्भाव के एक बड़े नेता के तौर पर है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। गंगा जमनी तहजीब का हमेशा आपने उदाहरण सामने रखा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि साध्वी प्रज्ञा की जरूरत भोपाल को पड़ गई? देखिए, सर्वधर्म संभाव आप भी तो एक चेहरा भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। भारतीय संस्कृति आज नहीं हजारों साल पहले से कहती रही है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी भी मानती है। अब मैं उल्टा सवाल पूछता हूं, साध्वी प्रज्ञा सिंह जी अगर उम्मीदवार है तो आपत्ति क्या है भाई इसमें? क्या वो भारत की नागरिक नहीं है? क्या उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? जब से होश संभल आए वो सामाजिक कार्यकर्ता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता के नाते उन्होंने कई काम किए, और बाद में संन्यास धारण किया और अपना पूरा जीवन, सन्यासी के जीवन का आदर्श है आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जो काम करे वो सन्यासी है, वो करना चाहती है। अब एक सवाल मेरा है, भारतीय जनता पार्टी ने अगर साध्वी प्रज्ञा सिंह जी को उम्मीदवार बनाया तो इसमें इतनी हाय तौबा क्यों मची है? चलिए, हाय तौबा नहीं मचनी चाहिए, लेकिन मेरा एक सवाल है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर का यहां पर नाम चला क्यों नहीं, उमा भारती यहां से क्यों नहीं, और आलोक संजर यहां से क्यों नहीं, आलोक शर्मा यहां से क्यों नहीं, विश्वास सारंग यहां से क्यों नहीं, रामेश्वर शर्मा यहां से क्यों नहीं? मैं उल्टा सवाल पूछ रहा हूं, साध्वी प्रज्ञा सिंह यहां से क्यों, उनके होने में आपत्ति क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चुनाव को दूसरी दिशा में ले जाना चाहती है पार्टी। कोई दिशा का सवाल नहीं है, चुनाव एक रंग देना चाहती है चुनाव, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी ये मानती है कि अपराधीकरण नहीं होना चाहिए, कैसा भी हो, फिलहाल तो आरोप है ना। देखिए, मैं सीधी बात, जमानत पर है ना, आप जमानत पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का विरोध करते हैं, हर बार जिक्र करते हैं, लेकिन अच्छा, फिर तो जमानत पर है ना। आप बताइए कि सोनिया जी राहुल जी जमानत पे वो चुनाव लड़ सकते हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह क्यों नहीं लड़ सकते? नहीं तो फिर आप उनका विरोध नहीं करना चाहिए। हमने चुनाव लड़ने का, चुनावी सभा में राजनेता कहते हैं जमानत पर हैं, इनके नेता जमानत पर हैं, हमने आप एक जमानत, हमने ये नहीं कभी कहा कि सोनिया गांधी जी को टिकट चुनाव मत लड़ाओ, राहुल गांधी जी को चुनाव मत लड़ाओ। जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पे होने के बाद चुनाव लड़ रहे हैं तो साध्वी जी के चुनाव लड़ने में काय की आपत्ति? नहीं, क्या लगा केंद्रीय नेतृत्व को? मैं तो मान रहा था, मैं तो ये जान रहा था कि शिवराज सिंह जी चौहान लड़ना चाहते हैं, मुझे लड़ना ही नहीं था, और अगर वो लड़ते तो 29 सीटों पर एक बड़ी लाइन खिंचती मध्य प्रदेश में। सीधी बात ये थी कि मुझे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना था। भारतीय जनता पार्टी ने साध्वी जी का फैसला किया, और एक बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, भगवा आतंकवाद नाम का एक झूठा शब्द गढ़ा यूपीए की सरकार ने, एक षड्यंत्र रचा
भगवा को बदनाम करने का, हिंदू और आतंकवाद कोई लेना देना ही नहीं है इसका। क्योंकि जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करे, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो की बात करे, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये बात करे, उसको आतंक से जोड़ने का जो षड्यंत्र था उसके सूत्रधार थे। एक सूत्रधार उसमें से दिग्विजय सिंह भी थे। और अच्छा, तो ये लाइन है, उसका शिकार बनी। ये लाइन है कि अदालत गई दूसरी तरफ। अब बात दिग्विजय सिंह को जवाब देना, क्योंकि हिंदू आतंकवाद जो जिक्र किया तो दिग्विजय सिंह ने किया। भारती जी, साध्वी प्रज्ञा सिंह जी उसका शिकार बनी। झूठे आरोपों में उनको फंसाया गया, अमानुषिक यातनाएं दी गई। भारत की एक बेटी को अमानुषिक यातनाएं सहनी पड़ी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो वर्णन सुनते हैं तो। और इसलिए तय किया पार्टी ने कि साध्वी जी को हम अपना उम्मीदवार केवल इसलिए नहीं, हम इसलिए कि भोपाल के विकास के लिए भी, 26 लाख जनता के कल्याण के लिए भी, उसके लिए भी वो काम करेंगी। क्योंकि केवल एक मुद्दा नहीं है, लेकिन कानून का दुरुपयोग करके उनको प्रताड़ित किया गया। हमने कहा उनको भी चुनाव लड़ाएं ताकि भोपाल का विकास, जनता का कल्याण भी हो। और भगवा आतंकवाद को एक शब्द गढ़ के जिन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, उनको भी एक जवाब हो। तो साध्वी ने जो बातें, जो उनकी खूबियां, जो चीजें आपके सामने रखी, पार्टी ने उनको और पार्टी ने उनको और उनकी बातों को आत्मसात कर लिया। तो हेमंत करकरे को लेकर जो बयान दिया वो भी स्वीकार कर, उन्होंने अपनी बात कह दी है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, उन्होंने अपनी बात रखी। भोपाल को किसी की नजर तो नहीं लग जाएगी? यहाँ का सांप्रदायिक सद्भाव खराब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ के लोग चर्चा कर रहे हैं। नहीं, चर्चा तो केवल दिग्विजय सिंह करते हैं। घबरा गए, पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है, समझ में नहीं आ रहा क्या कहें। तो अब यही कहने लगे ये खराब कर देंगे, वो खराब कर देंगे। कुछ खराब नहीं। दोनों कहते हैं कि भले आप और वो दोनों दूसरी पार्टी में हो, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हो, लेकिन बड़ी छंती है आपकी और उनकी। नहीं, बड़े मित्र हैं मेरे, उसमें क्या दिक्कत है। देखिए 10 साल वो भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो कोई दुश्मनी थोड़ी है, छनने का क्या सवाल है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। राजनीतिक विचारधाराओं का विरोध है, हम व्यक्ति का विरोध कभी नहीं करते। हम केवल वैचारिक विरोधी हैं और उस पर डट के विरोध करेंगे। केंद्र में सरकार आपकी बन रही है? इसमें तो ये तो कोई पूछने लायक प्रश्न नहीं है। सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है। अकेली भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीट जीतेगी। एनडीए के साथ मिला के हम 400 के आसपास पहुंचेंगे। बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, सरकार लेकिन एनडीए की बनेगी। हम अपने सारे सहयोगी दलों को साथ लेकर सरकार बनाएंगे। तो सरकार बन जाएगी तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मन के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। मेरी भूमिका मध्य प्रदेश तक सीमित है। दिल्ली नहीं जाएंगे? नहीं जाना है। क्यों? दिल्ली क्या इतनी निर्दयी है? नहीं, दिल भोपाल में लगा हुआ है। तो क्या लोकसभा चुनाव के बाद कुछ होने वाला है? नहीं, किसी पद के कारण नहीं, जनता से स्नेह और प्रेम के कारण। देखिए अगर कुछ करना होता तो बनने ही नहीं देते। हम दावा पेश कर सकते थे, बहुमत तो उनका भी नहीं था। हम गवर्नर साहब को आग्रह कर सकते थे कि परेड कराओ। हमने एक शब्द नहीं कहा। रात में 2 बजे 109 सीट हमें मिली, 114 उन्हें मिली। वोट हमारे ज्यादा थे, सीट उनकी ज्यादा थी। लोकसभा में देखें तो 17 सीटों पे हम आगे थे, 12 पे कांग्रेस आगे थी। लेकिन मैंने, तभी लोग कह रहे हैं 12 पे कांग्रेस आ रही है। हमने तय कर दिया, अंतरात्मा ने भी यही कहा कि अब एक क्षण भी इस पद पर नहीं रहना है, उठो और इस्तीफा दो। सुबह गए, इस्तीफा दे के अपने नई सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। और मुख्यमंत्री से भी ये कह दिया कि सकारात्मक सहयोग और गड़बड़ की तो प्रचंड विरोध। नहीं, इस मामले में तो मध्य प्रदेश पूरा आपकी तारीफ करता है। मध्य प्रदेश के लोग तारीफ करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जैसा सहज व्यक्ति, सहज राजनेता देखना मुश्किल है। और शायद यही कारण है कि इतने साल बाद भी मध्य प्रदेश की जनता ने आपको इतना सम्मान दिया और किनारे पर लाके खड़ा कर दिया। खैर, वो बात की बात है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि इसकी चर्चा बार बार, क्या कारण है कि कांग्रेस के कुछ विधायक दिल्ली में पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं? मुझे पता नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा तो कभी नहीं आया। और विधायक तो किसी से मिले, विधायक को मिलने पे क्या रोक हो सकती है, लेकिन मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ भी नहीं। शुरू में आपने कहा कि छोड़ दिया, लेकिन अब जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है संघ को, माखनलाल चतुर्वेदी, ये टेंडरिंग, ये भी बताने की कोशिश की गई है कि आपका दामन पाक साफ नहीं है, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, अधिकारियों को जेल भेजा जा रहा है, माखनलाल में एफआईआर दर्ज की जा रही है। ये क्या है? देखिए, ये इस तरह के कितने भी कर लीजिए, रेड पड़ी, उसके बाद सरकार जगी। आईटी की रेड के बाद
और ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। जहां तक ई टेंडरिंग का सवाल है, मैंने जांच ईओडब्ल्यू को दी, वो टेंडर निरस्त कर दिए, किसी को ठेका दिया ही नहीं। और उसके बाद जो भी उसमें अपराधी और दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, सरकार कार्रवाई करे। लेकिन अब केवल इसलिए कि माखनलाल चतुर्वेदी में अब अलग अलग कार्यक्रम हुए, उन पर आपत्तियां उठाई जा रही है, तो जांच करें ना। नियुक्तियों पर भी आपत्ति उठाई जा रही है, नियुक्तियों पर भी, उसमें जो नियुक्तियां हुई उस पर देखिए, जो कुछ हुआ है उसको कुठियाला जी टीम जो भी है उसका जवाब देगी। लेकिन आप भी उसके अध्यक्ष रहे। हाँ, अध्यक्ष रहे ना, अध्यक्ष रहने में क्या आपत्ति है? कांग्रेस ही कह रहे हैं वो भी जिम्मेदार है। देखिए, कांग्रेसियों को तो हर जगह केवल शिवराज सिंह चौहान नजर आता, सपने में भी अभी भी मैं ही दिखाई देता हूं, और दूसरा नाम उनको दिखता ही नहीं है। इसलिए कहीं भी कुछ होता है, शिवराज का हाथ है, शिवराज का हाथ है, शिवराज का हाथ है। अब वो शिवराज के बाहर ही नहीं जाना चाहते तो मैं क्या करूं? वो गोपाल भार्गव कह रहे हैं कि अधिकारियों को चुन चुन के निपटाएंगे, जबकि वही अधिकारी हैं गोपाल भार्गव भी जिन्होंने- जवाब देंगे, वो सक्षम नेता है। अच्छा, अंतिम सवाल, आपकी कितनी सीटें आ रही मध्य प्रदेश में? 29 में से 29 की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।